नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जिसका शीर्षक है ध्यान और योगा। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए या जीवन पाने के लिए कहीं ना कहीं ध्यान और योगा इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। एकाग्र होकर ध्यान लगाना और नियमित रूप से योग करने से हमारे शारीरिक और कहीं ना कहीं हमारे जो मेंटल जितने भी चुनौतियां होती हैं उनसे हम पार पा जाते हैं। अगर बात करें ध्यान और योगा की तो ये हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। अनुशासित तरीके से ध्यान करने से और योगा करने से निश्चित तौर पर हम आने वाले अपने जीवन में इसके सकारात्मक फायदे देख सकते हैं। आज ध्यान और योगा इस विषय पर बारीकी से जानेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं जिनसे जानेंगे कि आखिर ध्यान और योगा का मतलब क्या है, किस तरह से ध्यान और योगा को करना चाहिए और कितना फायदा ध्यान और योगा करने से हमें मिलता है। जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर उर्मिला पांडे जी, जो कि एक एक्सपर्ट हैं योगा और कॉस्मिक हीलिंग में। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आपको भी धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मैम। सबसे पहले ध्यान और योगा की अगर बात करें तो ध्यान और योगा शब्द ऐसा है जो आज हर कोई अपनाना चाहता है, कोशिश कर रहा है ध्यान और योगा को और भी करीब से जानने की। आपकी समझ के अनुसार ध्यान और योगा का इतिहास क्या है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, ये तो भारत की सनातन विद्या है, अध्यात्म विद्या है। संप्रति अगर कहा जाए तो ध्यान योगा भारतीय ऋषि मनीषी के चिंतन का विधा है, विद्या है। तो इसका इतिहास तो बहुत बृहद और अनादिकाल से चला आ रहा है। हमारे जो योगी आदिनाथ कहे गए हैं, उनका जो प्रतीकात्मक आसन है महादेव का, वो योग का प्रवर्तक मानते हुए, योगी आदिनाथ को योग का प्रवर्तक मानते हुए ही उनके आसनों का और उनके चरित्र का पालन योग साधक करते हैं। तो हमारे आदि गुरु जो हैं वो तो महादेव हैं, देवों के देव और गुरुओं के गुरु। तो इतिहास इतना विस्तृत है कि हम अगर आपको कम समय में कहना चाहें तो हम यही कहेंगे कि ये जो आज घर घर में योग बैठा हुआ है, ये हमारे ऋषि मनीषी ऋषियों का देन है, उनका चिंतन है, उनकी जीवन शैली है, जिसका हम आज भरपूर उपयोग स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए विश्व समुदाय के साथ कल्याण की भावना से कर रहे हैं। अगर बात ध्यान और योगा की जाए तो जानना चाहेंगे कि किस तरह से मदद करता है ध्यान और योगा बुद्धि के विकास के लिए। मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहें, तो किस तरह से ये हमें फ़ायदा पहुंचाता है? हाँ, देखिए, फ़ायदे की बात पे आ गए हम सभी। जो है आज के परिवेश में कुछ भी अगर हम किसी को बता रहे हैं या सिखा रहे हैं तो तुरंत यह बात क्लियर करनी चाहिए कि इसका आपको फ़ायदा कितना होना है, तभी लोग इससे जुड़ेंगे। तो आपने बुद्धि के विकास और या एकाग्रता की बात कही, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? एक छोटा बच्चा जब से शुरू होता है, उसका कैरियर सेटल होने तक उसको इस प्रकार की चिंता रहती है कि हमारा बुद्धि ज़्यादा, IQ ज़्यादा डेवलप हो। उसके बाद फिर तरह तरह की सामाजिक समस्याओं को फेस करने के लिए फिर और भी ज़्यादा डेवलप हो। यानी कि बुद्धि की कोई सीमा नहीं है कि आप उसको विकसित कर सकते हैं, बट किन क्रियाओं के द्वारा। तो ध्यान के लिए इसको उपयोगी माना गया है। ध्यान इसके लिए बुद्धि के विकास के लिए, एकाग्रता के लिए उपयोगी माना गया है, क्योंकि आप जितना अपने आप में अस्थिर होंगे, बुद्धि के विकास को अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ से जोड़ें तो वो अलग बात है, बट एक नैसर्गिक प्रतिभा की अगर हम बात करें, उसको निखारने की हम बात करें, तब वहाँ पर ध्यान आपको प्रमोट करता है। जैसे आप अंतर्मुखी यात्रा कही जाती है, ध्यान की जो साधना है वो बाहर की यात्रा से आपको अपने अंतर जगत से जोड़ने की यात्रा कही जाती। कैसे किया जाएगी? तो इसके लिए कहा जाता है कि आप अपनी एकाग्रता को धीरे धीरे बढ़ाएं। एकदम से तो नहीं बनेगा, चंचल मना है तो एकदम से स्थिर तो नहीं होगा, बट आप धीरे धीरे बनाएं। उसके लिए आपकी धारणा, ध्यान से पहले की स्थिति है, धारणा पक्की होनी चाहिए। जिसका ध्यान करना चाह रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, अगर आप मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग करते हैं तो मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग इस तरह से हो सकता है कि आपकी जो मानसिक अशांतता है उसको ध्यान कम करेगा। प्रतिभा निखारने के लिए नैसर्गिक रूप से कर सकते हैं तो वो आपको प्रमोट करेगा। किस टेक्निक के द्वारा? ध्यान के कई टेक्निक बताई गई हैं, जैसे स्थूल ध्यान है, सूक्ष्म ध्यान है, ज्योति ध्यान है। स्थूल ध्यान में हम किसी
बाह्य अवलंबन का सहारा लेते हैं और उसको अपने ध्यान का विषय बनाते हैं, अपनी भावना, अपनी एकाग्रता को उस पर कंसंट्रेट करते हैं। आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं ध्यान की। पहले जो आपकी अभ्यास है वो 5 मिनट से या 3 मिनट, शुरू में 3 मिनट रखिए, फिर 5 मिनट करके आप इसको बढ़ा सकते हैं आगे चल के। लेकिन 3 से 5 मिनट आपको किसी ऐसे विषय पर जिस पर आपका मन एकाग्र होता है, स्थूल ध्यान की बात मैं कर रही हूँ, उसका आप सहारा लेते हैं। जब आप स्थूल ध्यान आपका पक्का हो जाता है तो फिर उसी ध्यान को आप सूक्ष्म ध्यान के रूप में करने लगते हैं और फिर ध्यान का टाइम थोड़ा और बढ़ जाता है। तो स्थूल से सूक्ष्म, वही मैंने कहा, जैसे बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर अपने को मोड़ना और अपनी एनर्जी को अपने इष्ट आराध्य के चरणों में अर्पित कर देना और शून्य हो जाना, ये स्थिति ध्यान की बनती है। तो ध्यान एक स्थिति है, ये एक, हम आज इसको क्लासेस दे रहे हैं या आर्टिफिशियल रूप से हम इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपको स्वाभाविक स्थिति में लाने के लिए ये हमारा प्रयास होता है। तो जितना अधिक आपका अपने आप से जुड़ाव होगा, इन द सेंस स्व से आपका जितना अधिक आत्मविश्लेषण होगा, आप ध्यान की, स्थूल ध्यान के करीब होंगे और स्थूल ध्यान से फिर सूक्ष्म ध्यान और सूक्ष्म ध्यान से फिर ज्योति ध्यान। बहुत डीप विषय है ये, आगे आप इसमें बढ़ सकते हैं। तो ये आपके बुद्धि को और आपकी एकाग्रता को बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है। सविता ध्यान है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। ध्यान की मुद्रा है, आप ज्ञानात्मक मुद्रा में बैठें और ध्यानात्मक आसन में बैठें, लंबी गहरी सांस लेकर आप अपने मन को स्थिर करें। तो ये जो ज्ञान मुद्रा बनती है और आपका जो ध्यानात्मक आसन है, और ये आपको, जैसे आप पद्मासन लगा सकते हैं, स्वास्तिक आसन लगा सकते हैं, सिद्धासन लगा सकते हैं, तो ये आपके बॉडी के शेप को एक पिरामिड आकार में बनाता है और वह एनर्जी को एकदम स्रोत, जो एनर्जी का आपका स्रोत है वो डीप, जो सहस्त्रार चक्र, मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र के बीच में आपकी चेतना को ले जाता है। तो इसलिए ध्यान आपको ध्यानात्मक आसन में, और जो हस्त की मुद्रा है, ध्यानात्मक मुद्रा हो या ज्ञान मुद्रा हो या चिन्ह मुद्रा हो, इसमें बैठ के अपने मनपसंद विषय, स्थूल विषय, अगर आप स्थूल से ही शुरू करेंगे, स्टार्टिंग है तो उस पर आप अपने को स्थित करके उस अवस्था में आप आ सकते हैं। 3 से 5 मिनट बैठें और जो भी विचार उस समय आते हैं वो एक साइड हैं और आपका अंतर्मुखी यात्रा या अपने से जुड़ने की यात्रा शुरू होती है। ये पहली स्थिति है ध्यान की। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपने दी। अब जानना आपसे चाहेंगे कि सही समय, बहुत लोग हमसे पूछते हैं सही समय क्या होता है ध्यान लगाने का, और क्या तरीका होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं? देखिए, सही समय तो हर एक चीज़ का जैसे नेचुरल समय है, तो सही समय तो वही होगा, प्राकृतिक समय। आप मॉर्निंग में ध्यान के लिए या सूर्योदय से पहले ध्यान के लिए तैयार हो सकते हैं, और सायंकाल आप सूर्यास्त के समय ध्यान के लिए आप तैयार हो सकते हैं। अगर आप ध्यान के आरंभिक बिगनर्स प्रैक्टिशनर हैं, शुरुआती अभ्यासी हैं, तो आपको इन चीज़ों का, यानी कि कुछ जो आपके यौगिक डिसिप्लिन हैं उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो शुरुआत के लिए तो आप मॉर्निंग और या फिर अपने कार्य के अनुसार सायंकाल का समय या इवनिंग का समय ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें आगे बढ़ गए, आपने टेक्निक समझ लिया, फॉलो कर लिया, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कब ध्यानस्थ होना चाहते हैं, कब आपको नीड हो रहा है कि मुझे ध्यान करना है, क्योंकि ये एक एनर्जी है। तो जब आपको अगर लगता है कि हम एकाग्र हो रहे हैं या अपने आप में कंसंट्रेट हो रहे हैं, हमें ध्यान करना चाहिए, आप कर सकते हैं। ये तो बहुत बात की बात हो गई। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको प्रातःकाल और सायंकाल का ध्यान रखना चाहिए कि यह समय जो है आपके अपने मन को शांत करने के लिए अच्छा होता है। ऐसा हमारे मनीषियों ने माना है, इसका साइंटिफिक कारण भी है। तो किसी भी चीज़ को शुरू करें तो निर्देशों के अनुसार, और स्टार्ट आप कर रहे हैं तो गाइड के अनुसार शुरू करना चाहिए। ध्यान की जब बात आती है डॉक्टर पांडे, तो आध्यात्म की बात भी आती है। ध्यान करने से मेरा अगला सवाल है, हम आध्यात्म के कितना करीब पहुंचते हैं और इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? देखिए, ध्यान का आज सारी दुनिया में, मेडिटेशन का सारी दुनिया में प्रयोग हो रहा है और कई ऐसे रिसर्च आए हैं कि ये ध्यान करने से ये लाभ मिल रहे हैं। जैसे कि मानसिक रोगियों को कहा जाए, उनके लिए भी ध्यान अच्छा दवा का काम कर रहा है, मेडिटेशन का काम कर रहा है। और कुछ प्रतिभाओं को निखारने में भी ध्यान का बहुत बड़ा
रिसर्च का रिजल्ट आ चुका है कि पॉजिटिव है ध्यान का उपयोग। स्कूलों में बच्चों को, छोटे बच्चों को ध्यान कराया जा रहा है। तो इसका ऐसा क्या लाभ मिलता है? मेरे ख्याल से जो इसका साइंटिफिक रीजन है, जो आपके हार्मोन्स, देखिए ये जो योग है ये सूक्ष्म शरीर के स्तर से कार्य करना शुरू करता है। जो हमारा विजिबल बॉडी है उसके अलावा भी हमारा अनविजिबल बॉडी भी है जो हम नहीं देख रहे हैं, बट योग अनविजिबल बॉडी से ही शुरू होता है। उसका जो प्रभाव है, आप जैसे आप फिजिकल फिटनेस के लिए आप कर रहे हैं तो आपको फिजिकल फिटनेस आएगा, बट जो आपका सूक्ष्म शरीर है आपको जो पता नहीं है वो भी स्ट्रांग हो रहा है, तो वो स्ट्रांग होकर उसका असर आपके मेंटल फिटनेस पे दिखता है। तो आपने जैसे कहा कि इसका अध्यात्म से क्या संबंध है, अध्यात्म का अगर आप डीप अगर इसमें जाएं तो अध्यात्म का तात्पर्य है स्वयं के करीब आना, अपना अध्ययन करना। अध्यात्म अपनी आत्मा का अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी, सेल्फ के द्वारा स्टडी, स्वाध्याय और या फिर आप कहें अध्यात्म, दोनों मतलब अपने ही आप का अध्ययन करना होता है। तो अध्यात्म एक काफ़ी बड़ा विषय है और मेरा ये मानना है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हैं और होते भी हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है लेकिन हम स्पिरिचुअल हैं। ये हमारा बेस है, हमारी बेसिक एनर्जी हमारी स्पिरिचुअलिटी से ही हमें प्राप्त होती है और ध्यान इसका एक पूरक है। अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है तो आप मेडिटेशन या ध्यान कर रहे हैं तो आपकी स्पिरिचुअलिटी और डेवलप होगी, क्योंकि इसमें जिन चीज़ों की नीड है ध्यान में वो आपके मोरल को बहुत बूस्ट करता है और मोरल बूस्ट होता है तो वही तो आपको स्पिरिचुअल बनाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम किसके फॉलोअर हैं या किसके फॉलोअर्स नहीं हैं तो हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है, लाइफ स्टाइल है, टॉनिक है आपका। तो अध्यात्म का जो आपने कहा कि संबंध दोनों पूरक हैं। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में चीज़ें भाई क्या आप लेंगे, वही कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो सभी के लिए समान रूप से दी जा रही है प्रकृति के द्वारा, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बट ये है कि आपका अवलंबन, जैसे मैंने कहा विषय अलग हो सकता है, आपका सबका मालिक एक है बट मालिक अलग अलग रूपों में, आप जान रहे हैं मालिक तो एक है बट मालिक अलग अलग रूपों में है, तो आपका वो विषय अलग हो सकता है बट जो एनर्जी आपको मिल रही है वो आपको वहीं पर ले जाएगी जो एक मालिक है। तो स्पिरिचुअलिटी आपका विषय जो है वो अलग हो सकता है बट स्पिरिचुअल जो जिन चीज़ों से हमें होना है वो मेडिटेशन और मोरालिटी ही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर आपने ध्यान की हमें जानकारी दी। अब बात योग की करते हैं। योग को लेकर भी आपने योग का अर्थ हमें समझाया। योगासन की अगर बात करें डॉक्टर पांडे, तो प्रतिदिन हम कौन कौन से ऐसे योग हैं जो हम प्रतिदिन कर सकते हैं, नियमानुसार उनको हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं? तो ऐसे हम कुछ योग जानना चाहेंगे आपसे। जी, योगासन की भी बहुत लंबी सीरीज़ है। ऐसा बताया गया है कि जितने प्राणी हैं हमारे पृथ्वी पर उतने आसन हैं और उतनी वैरायटी हो गई। तो अब उतने आसनों का तो अभ्यास आप कर नहीं सकते हैं कि भाई सबके अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं और अपनी अपनी क्षमता है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर आप योगासनों का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप जॉइंट्स स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो जॉइंट रोटेशन के आसन जो आपके जॉइंट्स को खोलने का कार्य करेगा, स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन, साइड बेंडिंग आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, बैकवर्ड बेंडिंग आसन, जो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जाइज करता है। ऐसा नहीं कि आप एक ही एंगल्स के आसन करें, तो आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो बैकवर्ड भी करिए, सिटिंग है तो स्टैंडिंग भी करिए और साइड बेंडिंग भी लीजिए। तो आपके जो इतने आसनों के सीरीज हैं उसके अनुसार आप चूज़ कर लें कि आपको किस तरह के आसन सूट कर रहे हैं। आपकी बॉडी में स्टिफनेस है तो पहले स्टिफनेस घटाना है तो उस तरह के आसन हैं। जैसे कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर फील्ड में कैंप लगाते हैं तो वो लोगों को बताते हैं कि स्टार्टिंग में हमें जॉइंट रोटेशन के आसन करने चाहिए। जी, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले जॉइंट रोटेशन के बारे में आपको जानकारी दें। देखिए, जो स्टार्टिंग योगासन के अभ्यास का होता है या जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उन्हें अपने शरीर के अनुसार, अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार आसनों का अभ्यास शुरू करना चाहिए। मैंने अभी भी बताया कि जितने हमारे प्रकृति में प्राणी हैं सबके अकॉर्डिंग आसनों की
संख्या है। तो आप सारे आसन तो करेंगे नहीं, आपके बॉडी को जो नीड है या आपके बॉडी की जैसी क्षमता है आप उस तरीके के आसन करेंगे। बट कुछ कॉन्सेप्ट है कि जिनका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जॉइंट रोटेशन के आसन से शुरू करना चाहिए। इसमें आप नेक टू एंकल्स को रोटेट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आपने नेक से स्टार्ट किया तो नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप मूवमेंट देते हैं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। इसमें आप इसकी संख्या रख सकते हैं 10 से 5, 5 से 10, इस तरीके से आप संख्या रखते हुए कुछ भी आप इसको जितना आपका टाइम हो उसमें बांटते हुए आप इसको रख सकते हैं। कम से कम 5 टाइम्स एक रोटेट होना चाहिए एंगल्स। उसके बाद आप फिर शोल्डर पे आ जाइए, शोल्डर रोटेट करिए। शोल्डर रोटेशन में भी आपको सीधा और उल्टा, जैसे एक बार अंदर की तरफ 5 बार अगर आपने अंदर की तरफ किया तो फिर उसके बाद 5 बार आप उसको बाहर की तरफ करेंगे। फिर इसी तरीके से आप कमर पे हाथ रख कर इसको कटी चक्रासन कहते हैं, बायां दायां दोनों तरफ आप मूवमेंट देंगे, दोनों तरफ से लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। ये जो रोटेशन के आसन हैं ये आपके जॉइंट्स को खोलने के लिए हैं। और इसी तरीके से आप अपने घुटने को घुमाएंगे, घुटने पर हाथ रखेंगे और घुटने को घुमाना शुरू करेंगे। तो उसी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये सब आप 5 टाइम्स काउंट करके करते चले जाएंगे। फिर आपका लास्ट आता है एंकल्स को भी आप बाहर निकालें और उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसमें रोटेशन करें। तो ये क्यों किया आपने? पूरे बॉडी के जॉइंट्स की स्टिफनेस को कम करने के लिए। तो पहला हो गया। दूसरा आपको मसल स्ट्रेच करना है। अब मसल स्ट्रेच करने के लिए कुछ आप डायनामिक आसन करेंगे। जैसे कि आप ताड़ासन लीजिए। ताड़ासन आप कर रहे हैं फास्ट, इसको अप डाउन, अप डाउन। इसी तरीके से आपका साइड ताड़ासन भी है जो आपके मसल को स्ट्रेच करने वाले आसन हैं। आपने शुरू किया, बाईं तरफ गए, फिर उसके बाद धीरे से आप दाईं तरफ गए। टाइमिंग आप अपने इच्छानुसार रख सकते हैं। तो इस तरीके के जो आसन आप करते हैं ये अपनी पूरी बॉडी के आपने मसल को स्ट्रेच किया। अब अगर आप इसमें सूर्य नमस्कार करें तो सूर्य नमस्कार में देखिए 12 आसन होते हैं और ये भी डायनामिक आसन में आता है कि आप इसको फास्ट राउंड लेंगे तो पूरी बॉडी में एकदम वार्म अप का काम करता है, रिचार्जिंग का काम करता है। जैसे आप सूर्य नमस्कार आप कर रहे हैं, आपने स्टार्ट किया फास्ट राउंड। स्टार्टिंग के लिए आपको सूर्य नमस्कार बहुत हेल्प करता है। इससे आपको अपनी बेंडिंग कितनी हो रही है इसका भी अंदाज़ा मिल जाता है कि हमारी बॉडी में बेंडिंग कितनी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई 100% कर रहा है तो आप 100% ही उसको फॉलो करें, आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। सूर्य नमस्कार में 12 तरह के आसन हैं। अब ये आप देखिए आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच भी कर रहा है, मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है, आपकी बेंडिंग को भी चेक कर रहा है, आपकी स्टिफनेस को भी चेक कर रहा है और आपका पूरा होल बॉडी एनर्जाइज करने के लिए ये आसन है। अब इस तरीके का जब आसन आप करते हैं जिसमें श्वास प्रश्वास लयबद्धता के साथ चल रहा है, लयबद्ध है, लेना, श्वास का लेना, श्वास का छोड़ना, श्वास का, तो ये योगासन के सीरीज में आता है। लेकिन जब आप श्वास प्रश्वास को लयबद्ध नहीं रखते हैं, रिदमिक नहीं रखते हैं, तब वो एक्सरसाइज हो जाता है, तो आपको वो योगा का लाभ नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग ले रहे हैं तो आप श्वास को छोड़ देंगे। ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको पावर नहीं लगाना है। जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग ले आप श्वास को छोड़ दीजिए। बैकवर्ड बेंडिंग ले रहे हैं आप तो श्वास खींचिए और जब सामने आ रहे हैं आप तो श्वास को बिल्कुल नॉर्मल कर लीजिए। ये था आपका सूर्य नमस्कार। अब आप एक इसी में स्टैंडिंग पोजीशन के आसन वृक्षासन है। रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वृक्षासन पे आपने तुरंत, वृक्षासन का ऐसा इफेक्ट होता है कि आपके कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है, आपके जो चंचलता है चित्त की उसको कम करता है। इसी तरीके से आपका उत्कट आसन है, आपके पैरों की मसल्स को स्ट्रेच करता है, पैरों में मजबूती लाता है। सीटिंग पोजीशन के आसन इसको कहते हैं, उत्कट आसन को। फिर आप बैठ जाएं, आपने स्टैंडिंग लिया, सिटिंग पोजीशन के आसन में आप कंप्लीट बैठ जाएं। इसमें आप गोमुखा आसन ले सकते हैं। गोमुख आसन है, आपके चेस्ट का विकास करता है। ये महिलाओं के लिए ब्रेस्ट का विकास करता है, सुडौल बनाता है उसको, मतलब जनरल बात है ये।
और अभी जैसे अगर कोरोना काल में अगर आप इसको कोरिलेट करें तो आपके चेस्ट का एक्सरसाइज होती है, जिससे आपके फेफड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है। अगला आसन आप स्टमक लेंग ले लें, पेट के तरफ से लेट करके, क्योंकि आपको पूरी बॉडी के एंगल्स का योगा प्रैक्टिस करना है। इसमें आप धनुरासन लें। धनुरासन में देखिए, धनुरासन की जो क्षमता है वो आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करती है, मसल को स्ट्रेच करती है और आपके चेस्ट का बहुत अच्छा विकास करती है, चेस्ट की कैपेसिटी को बढ़ाती है। लेकिन आप अपनी क्षमता अनुसार के आप अर्ध धनुरासन कर सकते हैं। अर्ध धनुरासन में आपको पूरी बॉडी को खींचने की ज़रूरत नहीं होती है। पूर्ण में आप पूरी बॉडी का शेप अर्ध धनुरासन या धनुष शेप का बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आप शशांक लिया, आपने इसको किया तो उसका अपोजिट बॉडी को पीछे खींचना जरूरी है आपको। शशांक आसन आपने लिया। शशांक आसन का भी आपके पीठ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपने चेस्ट पर इफेक्ट दिया तो पीठ पर भी उसका अपोजिट साइड उस पर भी इफेक्ट देना है, तो शशांक आसन इसमें बड़ा आपको लाभकारी है। कई ऐसे आसन हैं जिनका आप डेली रूटीन में अपने अनुसार आप उपयोग कर सकते हैं। अब अगर आप पीठ की तरफ से करें, आपने पेट की तरफ से आसन लिया, अब आप पीठ की तरफ से लेटें और पीठ के बल के जाने वाले आसन करें, तो इसमें हलासन का उपयोग बहुत किया जा रहा है और ये सरल आसन है। 90 डिग्री आप अपने पैर को सिर्फ 90 डिग्री उठाते हैं और इसका इफेक्ट देखिए कि आपकी पूरी बॉडी पे पड़ रहा है। चक्रों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मूलाधार, अगर आप मूलाधार को एनर्जाइज करते हैं तो अन्य चक्र उसके द्वारा एनर्जाइज होते हैं, उस पर प्रभाव अन्य चक्रों पर पड़ता है। तो स्लोली आप वापस आ जाएं और स्लोली आप 90 डिग्री इसको उठाएं, तो ये हलासन का अभ्यास आपका हो गया। इसी के साथ ही आपका नौका आसन है, महिलाओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी। नौका आसन में नाव का शेप आपका बनता है, बॉडी नाव के शेप की आपकी बनती है, कमर पर आपका इसका पूरा और बैलेंसिंग आसन है ये। तो ऐसे कई आसन हैं मैडम जो आप अपने जानने वालों को कह सकती हैं कि इस तरीके का अभ्यास हो जिसमें आपका जॉइंट रोटेशन हो, जिससे जॉइंट स्टिफनेस कम हो, मसल स्ट्रेच हो, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और उसके बाद आपके जो स्टैंडिंग, सिटिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, मतलब पूरे एंगल्स के आसन आपके होनी चाहिए। बिगनर्स को इतना पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग आसन किए जा रहे हैं और एंगल्स आपके छूट रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छे से ये तमाम आसन बताए और साथ ही इनका महत्व भी बताया और जो आपके प्रशिक्षु हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से इन आसनों को करके हमारे दर्शकों को दिखाया ताकि उनको सही तरीका पता चल सके इन आसनों को करने का। डॉक्टर पांडे, आपसे अब जानना चाहूँगी कि योग करने की सही उम्र क्या होती है? कब से हमें अपने जीवन में योग की शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि वो हमारी एक जीवन शैली का हिस्सा बन जाए? अच्छा, तो ऐसा कहा गया है कि अच्छे कामों के लिए कोई शुभ मुहूर्त और शुभ समय का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा कार्य तो आप जब से शुरू कर दें तभी से अच्छे दिन आने लगते हैं। लेकिन अगर एक एज की मतलब बात की जाए तो आप देखेंगे बच्चा जब जन्म लेता है गर्भ से ही वो योगासन ही करता हुआ बाहर आता है और बाहर बच्चों के जो खेलने का पोजीशन होता है, वो कभी पैर का अंगूठा मुंह में ले रहे हैं, कभी हाथों को दबाए हुए हैं, तो वो सब आसनों की ही एक क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी इतना सरल है, टिश्यू इतने नाजुक हैं, बॉडी इतना फ्लेक्सी है कि वो मोड़ ले रहे हैं। अब अगर आप उनका एज देखते हुए उनको 5 साल के एज से आप शुरू कराइए, क्योंकि 5 साल तक तो वो एकदम पौधे की तरह से है ना, उन पर हम ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, लेकिन आप ध्यान दे सकती हैं कि उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। 5 साल की उम्र से कुछ स्पेसिफिक आसन को लेते हुए आप शुरू कर सकते हैं, तो वो जो बच्चा योगा अभ्यासी होगा उसका तो मैं कह सकती हूँ कि विकास कुछ अलग ही हटके होगा, इन द सेंस कि योग का अगर आप उसको अभ्यास कराना शुरू करें तो योग का जो सूक्ष्म स्तर है, जैसे मैंने पहले भी कहा, चक्रों का जागरण, चक्रों पर इफेक्ट, तो चक्र क्या है? वो हमारे सूक्ष्म बॉडी के पार्ट हैं। जिस तरीके से हमारा ये स्थूल बॉडी है, सब कुछ दिख रहा है, उसी तरह से योग में कहा गया है कि हमारा सूक्ष्म बॉडी है वो हेल्दी होता है तब हमारा स्थूल बॉडी हेल्दी होता है। तो 5 साल से लेके अनवरत जब तक आप कर सकते हैं योग, आप अनवरत कर सकते हैं। ये एक अनवरत प्रक्रिया है और इसमें आपको अचीवमेंट्स के लक्षण आएंगे, सिम्टम्स आएंगे कि हम योग कर रहे हैं तो ये चीज़ें, अब योग कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मानसिक शांतता अच्छी होनी चाहिए, एकाग्रता अच्छी होनी चाहिए, इंटेलिजेंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए,
और जो ये है स्ट्रॉन्ग, जैसे स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, सम विषम परिस्थितियों में एडजस्टमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि प्रसन्न आत्मा आपका दिखाई देता है कि आप अगर योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आप प्रसन्न आत्मा हैं। तो ये प्रारंभ से अब जब से आपने शुरू किया तो 5 साल से तो कहा गया है कि 5 साल से लेके वृद्धा अवस्था तक हमारी, देखिए आप ये आयंगर साहब थे, वो अपने आधे लाइफ से 40 साल की अवस्था से उन्होंने कुछ बीमारियों के कहा जाता है कि वजह से शुरू किया था और अनवरत करते गए, और अब वो हमारे सबके प्रेरक हैं। आचार्य श्री राम शर्मा जी जो शांति कुंज के अखिल विश्व के संस्थापक हैं, उनका जीवन क्रियात्मक रूप से पूरा योग में है। लहड़ी महाशय हैं, योगानंद हैं, महर्षि अरविंद हैं, मतलब ऐसे तमाम योग गुरु हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि जिनका जीवन योग में रहा है। तो इसका कोई स्पेशल समय वह है जो आप जब से आप शुरू करना चाहें, और वैसे आप प्रारंभ से लेके अनवरत वृद्धावस्था तक जब तक सांस है तब तक योग चल सकता है। जी जी, बॉडी में क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर पांडे, ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि एक दिन में हम कितनी बार योग कर सकते हैं, क्या सुबह और शाम 2 समय योग कर सकते हैं, और ख़ासतौर पर जब हम योग करते हैं तो खान पान का किस तरह से ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि बहुत लोग जब जिम जाते हैं तो एक डाइट पैटर्न या डाइट का फैशन भी आजकल है, तो क्या योग के साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी हैं, या योग के साथ हम सादा जीवन अच्छे से बिताते हुए योग को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं? देखिए, जब भी हम ये कहते हैं कि ये प्राच्य विद्या है तो इसका मतलब है हमें नहीं सिद्ध करना है, ये विषय पहले से ही सिद्ध है कि इसमें ऐसा खान पान होना चाहिए, ऐसा अभ्यास होना चाहिए, और ये हमारे चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कराएगा। सैद्धांतिक स्वरूप ये कहता है। अगर महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की मैं बात करूं तो पहला सूत्र जो शुरू होता है, अथ योगानुशासनम। अब आप योग के अनुशासन को फॉलो करेंगे। कब? अब कहने का मतलब है कि पीछे बैकग्राउंड आपका तैयार है, इसलिए अब आप योग के अनुशासन को शुरू करेंगे। और अंतिम सूत्र उनका कहता है कि इति, अंतिम शब्द में जो इति है वो इति किसके लिए है? जब आपको परम लक्ष्य पुरुषार्थ शून्यता की प्राप्ति हो जाए, चिति शक्ति की प्राप्ति हो जाए, तब यह इति है। तो इसलिए जैसे आपने कहा कि समय और डाइट और ये सब, तो ये एक औपचारिक रूप से तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो अनवरत शिक्षा है, और इसके बारे में कहा गया है कि आप जैसा आपको सुलभ हो समय, जब आपको समय लगता है कि हमें करना चाहिए तो आप कर लें। समय का ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आपको इस समय नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको डाइजेशन आपका अच्छा है तभी आप करें। खाना आपने खाया, 3 घंटे प्रॉपर डाइजेशन का जो टाइम है माना गया है, तो 3 घंटे के बाद ही आप शुरू करें। दोपहर का टाइम थोड़ा इस समय गर्मी वातावरण में ज़्यादा रहती है, तो मन को ये थोड़ा सा चंचल करता है और इरिटेशन होती है, और इसमें जो है मानसिक शांतता या एकाग्रता बनाए रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट का असर होता है। तो इसलिए दोपहर के समय को विश्राम का समय माना गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अभ्यासी हैं स्टार्टिंग के तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो पंचुअलिटी है वो सुबह शाम के लिए बताई गई है। सुबह शाम का समय बहुत एनर्जिक होता है, और पॉजिटिव एनर्जी वातावरण में भी हो, मन में भी हो, तो उसका आनंद दुगना हो जाता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जैसे डाइट का आपने कहा, डाइट तो कि पहले से ही कहा गया है सनातन परंपरा में कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब आपकी आवश्यकता क्या है? आप अपनी आवश्यकता अनुसार अन्न खाते हैं, लेकिन जो योगा अभ्यासियों के लिए अन्न कहा गया है उसमें बहुत अधिक खट्टा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, बहुत अधिक तला हुआ नहीं खाना है। साइंटिफिकली उन्होंने कहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें कार्बन है, और कार्बन आपके जॉइंट में फंसेगा तो जॉइंट में स्टिफनेस होगा। एक तरफ आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, रोटेशन करके जॉइंट की स्टिफनेस को कम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कार्बनिक पदार्थों को ले रहे हैं। इन द सेंस उसका जो डाइजेशन होता है, खट्टा तीखा मिर्च मसाला, वो कार्बनिक रूप में होता है, तो वो सुपाच्य तो है नहीं, तो उसकी गरिष्ठता आपके जॉइंट्स को, आपके मसल्स को स्ट्रेच करने में दिक्कत करेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं, इसमें आपकी रुचि है, तो आप सात्विक भोजन, ताज़ा भोजन, न्यूट्रिशन भोजन, बैलेंसिंग डाइट, तमाम तरीके के खाने पीने के जो सात्विक अच्छे आहार हैं उनका खाइए, उनका सेवन करिए। और मांसाहार के लिए तो एकदम से ही निषेध कहा गया है, अल्कोहल के लिए निषेध कहा गया है, ड्रग्स वगैरह के एडिक्ट लोगों के लिए निषेध कहा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने को स्टिमुलस उत्पन्न करिए अपने अंदर और उसके बाद योगा करिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नेचुरल विद्या है, प्राकृतिक विद्या है, और प्राकृतिक रहन सहन में ही इसका पालन आपको लाभ देगा।
बिल्कुल। और एक चलते चलते आखिरी सवाल डॉक्टर पांडे आपसे कि जो लोग योग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसे सीखना चाहते हैं और औरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कोरोना काल को रिलेट करते हुए कुछ कहना चाहूँगी कि योग में देखिए, योग प्राच्य विद्या है, तो हम ये अपेक्षा करते हैं अपने सभी विद्यार्थियों से और अपने गुरुओं से कि हम सभी समाज सेवा के लिए बने हुए हैं। और कोरोना काल ये जो है, सभी लोग देख रहे हैं कि योग का विद्यार्थी अपने तन मन और धन से इससे फाइट करने के लिए जगह जगह लगा हुआ है। सभी जगह कैंप किए जा रहे हैं, सभी जगह सेवाएं दी जा रही हैं और सब कुछ निःशुल्क हो रहा है। तो करियर तो जीवन में ज़रूरी है ही। अर्थ तो एक पुरुषार्थ कहा गया है और अर्थ पुरुषार्थ यह है कि आपकी जो अपनी क्षमता है उसका आप उपयोग करें। हम अगर करियर की बात जैसे होती है तो सरकारी नौकरी की तरफ हम सभी लोग देखते हैं, तो ये एक अपेक्षा होती है, जैसे हम अपने पेरेंट्स से अपेक्षा करते हैं उसी तरह गवर्नमेंट से भी अपेक्षा करते हैं कि इसमें करियर की काफ़ी संभावनाएं रोजगार के रूप में निकाली जाएं। लेकिन अगर स्व का प्रयास देखा जाए, सेल्फ जो अपना एफर्ट हमारे योग के स्टूडेंट लगा रहे हैं, वो अपने को खुद को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए है। हम किसी से मांगने के लिए नहीं है योग का पाठ्यक्रम बना रहे हैं, हम सबको हेल्दी बनाने के लिए कर रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट का उद्देश्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, विश्व समुदाय को जन कल्याण की भावना से किया जा रहा है, लेकिन जन कल्याण में अर्थ भी निहित है, तो करियर भी बनेगा। अगर आप अपने आप को पहले एक्सपर्ट करते हैं और दूसरों को उसका प्रशिक्षण देते हैं, तो समाज के लाभ के साथ साथ अर्थ लाभ भी आपको मिलता ही है। तो कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं जो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, पीजी कोर्स, डॉक्टरेट कोर्स कराते हैं और ये अनौपचारिक विद्या भी है। तो आप जो अपने योग गुरु हैं उनके सानिध्य में रहकर श्रद्धा से भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूप से इसे सीखा जा सकता है और ये आपकी रुचि और आपके एक्सपर्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में अपना योग बहुत बृहद विषय है, तो इसमें आगे आप किस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं। आप मेडिटेशन के एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आप प्राणायाम के एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आप थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, आप हीलर बनना चाहते हैं, तो इसमें कई ब्रांचेस हैं। तो आप जिसमें जैसा आपकी रुचि हो उसमें आप आगे बढ़ें और सेवा के साथ साथ अर्थ पुरुषार्थ भी आप प्राप्त करें। बिल्कुल डॉक्टर पांडे, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आप कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से अगर आपको पार पाना है तो ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात एक और हस्ती से कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।